कौन जात है जिसको आरक्षण नहीं मिला? बाभन को आरक्षण नहीं है, जनों को आरक्षण नहीं है, ठाकुर को नहीं है। ओबीसी का आप कैटेगरी उठा के देख लो, कई राज्यों में ब्राह्मण ओबीसी में है, कई राज्यों में राजपूत ओबीसी में है। तो कौन ऐसा जात है, एक जात का नाम बता के लाओ मुझे। प्रकाश जी ने क्या सोचकर ये बात कहा है उन्होंने, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मसला गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि अगर मैं अम्बेडकरनामा चला रहा हूँ और मैंने साइमन कमीशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, पूरा गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, पूना सत्याग्रह, साइमन कमीशन के बाद कैबिनेट मिशन, सारे एपिसोड हमने किए हैं। तो बाबा साहब जब पूना पैक्ट हुआ तो उसके बावजूद बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, धरने प्रदर्शन किए कि हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, कि जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में के बाद जो निकल कर आया था। वो क्यों बार बार आंदोलन, 48 तक मैं देख रहा हूँ लगातार वो बोल रहे हैं कि हमको पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, क्योंकि वो जानते थे और लिखे थे, वो बार बार उन्होंने लिखा कि अगर जॉइंट इलेक्टोरेट से जो नेता आएंगे वो शेड्यूल कास्ट के सच्चे प्रतिनिधि नहीं होंगे। वो जो कास्ट हिंदूज हैं, जो अपर कास्ट हैं, उनके पपेट बनकर काम करेंगे। तो बाबा साहब लगातार ये बात कहते रहे लगातार। तो ये बात समझने की है और वो बात ये सही साबित हुई है। रिजर्वेशन अगर देखेंगे थ्योरेटिकली, तो सिद्धांत में तो मोदी साहब कह रहे हैं कि रिजर्वेशन कोई ख़त्म नहीं कर सकता और कोई माई का लाल नहीं ख़त्म कर सकता, तमाम बातें हो रही हैं। बढ़ा भी दिया 10 साल के लिए। लेकिन नहीं, मैं रिजर्वेशन पे बात कर रहा हूँ, वही पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे नहीं आया कि रिजर्वेशन तो सब कह रहा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। आप देख लो, मोदी साहब से पूछो, चाहे जो भी सरकारें रही हैं उनसे पूछो कि 91 के बाद जिस तरीके से रिजर्वेशन हो रहा है, जिस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिस तरह से बेचे जा रहे हैं, अब तो रेल भी बिक गया, हवाई जहाज़ भी बिक गया, तमाम यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट खुल गई, प्राइवेट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो जब सारा प्राइवेटाइजेशन हो ही गया तो सरकारी नौकरियों में जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, वो रिजर्वेशन कहाँ है? वो धीरे धीरे इररिलेवेंट होता जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और ख़त्म हो चुका है, ये मान के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसी आक्रोश में प्रकाश जी ने ये बात कही है कि जब संसद में नेता जाके बोलेंगे नहीं, उनको टिकट का डर है, मंत्री पद चले जाने का डर है, उनको सांसद दोबारा न बनने का डर है, तो ऐसे पपेट, इसी संदर्भ में मुझे लगता है उन्होंने ये बात कही है। और ये बात हम लोग लगातार ये उठाते भी रहे हैं कि संसद में जो जाते हैं तनखैया, चाहे वो कोई भी बना लो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना आपको चाहिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। जाते हैं, कई नेता हमें फ़ोन करते हैं, कई मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज फ़ोन करते हैं कि इस इशू पे क्या बोलना है। अरे भाई, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको भी समझना चाहिए किन लोगों को संसद में भेजना चाहिए, उसको थ्योरेटिकल क्लैरिटी है कि नहीं है, वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा। जितने दलित बहुजन नेताओं में सबको कह रहा हूँ। तो आप उनके बयान से सहमत हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ इस सेंस में उन्होंने कहा है ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। किस सेंस में? क्योंकि नेता आवाज़ ही नहीं उठाई, तो बाबा साहब बहुत पहले कह चुके हैं ये बात, पहले कह चुके हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो समाज जिंदा होता है ना, उसी की राजनीति भी जिंदा होती है, उसी की राजनीति भी जिंदा होती है। तो समाज जिसका सड़क पे लड़ेगा, लोहिया कहते थे ना कि जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो जिसका समाज जिंदा होता है उसके अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। और देखिए, 2 एविडेंस हमारे सामने है, एक 2 अप्रैल 18 का और एक 5 मार्च 19 का है। सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि अब एमएलए एमपी से ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट की ज़रूरत है कि जो इन मुद्दों पर समाज को सड़क पर लाकर खड़ा करे, संवैधानिक तरीके से लड़े। तो जब हम लड़ेंगे, उस समय तो बहुत सारे नेता बोलने लगे थे, जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी रोस्टर के इशू पे, चाहे 2 अप्रैल वाले पे, तब नेता के मुँह में आवाज़ आ गई। तो मुझे लगता है कि कई फ्रंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो कहते हैं कि बहुजन यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और फेल हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि 10 साल अब काम करने की ज़रूरत है। फिर आपको भीमराव अंबेडकर, फिर आपको कांशीराम पैदा करना होगा। ये तनखैया नेता सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तो इस सेंस, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो है ना, रिप्रेजेंटेशन का सवाल आता है। दुनिया को दिखाना भी था कि दलित राष्ट्रपति हमारा है, पिछड़ा प्रधानमंत्री है, भले उसके अंदर अंदर जो है वो जनेऊ लीला चलती रहे, पूंजी की लीला चलती रहे।
हाँ, तो ये लेकिन अब है कि अब इन नेताओं से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन सर अगर मान लिया जाए राजनीतिक जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया जाए तो जो अभी 100 से अधिक जो सांसद है फिर तो सर कोई भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, एक भी पार्टी टिकट नहीं देगी। नहीं तो ऐसा है तब जाके समाज में जाएगा ना, सड़क पे लड़ेगा, फिर समाज को जागृत करेगा। अभी तो एयर कंडीशन में लुटियन जोन में बैठे बैठे जो है एयर कंडीशन में बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। जब सब खत्म हो जाएगा अगला स्टेप तो वही है। अगर ये आप समझ रहे हैं कि कबूतर अगर आंख छुपा ले अपनी रेत में, सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये संभव है क्या? राम मंदिर बन ही गया, सुप्रीम कोर्ट से करवा लिया, रिजर्वेशन खत्म ही हो रहा है सरकारी नौकरियों में। तो कल होकर सुप्रीम कोर्ट से ही करवा दिया कि 10 साल के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, खत्म करो। लेकिन उसके आगे पीछे क्या था इस पर बात नहीं होती, रेफरेंडम की बात थी उस पर बात नहीं होती है। तो ये तो कोर्ट से ही करा लेगा। इन नेताओं को क्यों नहीं समझ में आता है? अरे सांसदी रहे न रहे, मंत्रालय रहे न रहे, समाज को जागृत करो, जिंदा करो। कि हमारे मिडिल क्लास ने, हमारे नेताओं ने एक इतिहासकार पैदा नहीं किया, एक ढंग का पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक इस तरह के लोग इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए। बाबा साहब बार बार इंस्टीट्यूशंस की बात करते थे। कई संस्थाएं, विश्वविद्यालय खोले, कॉलेज खोले, अखबार निकाले। तो इंसान, व्यक्ति रहे न रहे, संस्थाएं जीवित होती हैं। तो जिस समाज के पास संस्था होगी वही समाज, उसी समाज की राजनीति जीवित होगी। तो क्या आपको लगता है सर कि समाज जागरूक हो जाएगा अगर सांसद कोई नहीं बनेगा? नहीं, समाज, उस सांसद लोग ही जाएगा ना, गांव गांव घूमेगा फिर आंदोलन। अभी तो हम लोग जैसे लोग घूम रहे हैं ना, 5 साल में आप देख रहे हैं पूरे भारत का भ्रमण कर दिया। हम जैसे लोग अपने जेब से पैसे भी खर्च होते हैं, कोई हम लोग को टीए देता था, तो हमारे जैसे सैकड़ों एक्टिविस्ट घूम रहे हैं। तो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद गांव गांव घूमेंगे सब लोग। ये समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्व, ये सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन बचा रहेगा, संभव थोड़ी है। ये तो अगला स्टेज वही है। ये है, इस संदर्भ में प्रकाश अम्बेडकर जी ने कहा होगा। और मुझे लगता है चुनाव तो 5 साल में होता है, लेकिन अब जरा कोरोना वगैरह बीत जाए तो हम लोग अपने फॉर्म में फिर आएंगे। कोरोना संकट खत्म हो जाए तो समाज को हम लोग जिंदा करेंगे। तुम टिकट लो। लेकिन सर कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि आरक्षण अब कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बोझ भी बनने लगा, एक ताना। कौन नहीं, बोझ क्या है? कौन जात है जिसको आरक्षण नहीं मिला? बाभन को आरक्षण नहीं है, जनऊ को आरक्षण नहीं है, ठाकुर को नहीं है। ओबीसी का आप कैटेगरी उठा के देख लो, कई राज्यों में ब्राह्मण ओबीसी में है, कई राज्यों में राजपूत ओबीसी में है। तो कौन ऐसा जात है? एक जात का नाम बता के लाओ मुझे, आपको हम इनाम देंगे इस बात पे। एक जात का नाम बताओ कि जो आरक्षण में नहीं है। सब आरक्षण ले रहा है, उसके अलावा अंदर का जनेऊ आरक्षण भी चल रहा है। दलित बैकवर्ड 10 किताब लिख के भी मेरिट नहीं होगा, यहाँ गाइड लिख के भी लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। ये है, ये भी आरक्षण है, अनकहा अनसेड रिजर्वेशन है। नहीं तो सर बीच बीच में आवाजें उठ रही है ना इस चीज को लेकर, खुद तो उठेगी ना। तो नेता वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन को खत्म होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो पहले अपने रिजर्व सीट से जो लड़के आते हैं, क्यों आते हैं? जनरल सीट से लाके लड़ो ना चुनाव, कौन रोका है? तो नहीं, हम खुद ही चाचा भतीजा बाप बेटा समधी सब लड़ेंगे रिजर्व सीट से। कहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो तुम छोड़ो, तुम जाओ जनरल से लड़ो। तो ये सब कंफ्यूज नेता सब, एक्चुअली ये सब टिकटार्थी सब है। ये सब एमएलए एमपी बनता है खाली सुविधा लेने के लिए, टीए लेने के लिए, बंगला लेने के लिए, एयर कंडीशन रहने के लिए, एक स्कॉर्पियो में बैठ के जाएंगे, खाली दिखा शो ऑफ करने के लिए। संसद डेमोक्रेसी, तो हर नेता का हाल तो यही है ना सर, सबका है यही। लेकिन जो शासक वर्ग है उसके हित में सब कुछ जा रहा है, जो रूलिंग एलिट है उसके हित में तो सब कुछ जा रहा है। लेकिन जो शासित वर्ग है उनको थोड़ा बहुत अधिकार, बाबा साहब ने लड़के संविधान में जो अधिकार सुरक्षित किए थे वो भी खत्म हो रहा है। तो लेकिन सर जो अपर कास्ट जो बात कर रहा, तो इसका मतलब फिर ठीक है कि इन्हीं लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जैसे आपने कहा। नहीं, आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम थोड़ी है, आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। गरीबी उन्मूलन के तो कई योजनाएं सरकार की चल रही हैं। आरक्षण तो मान लो कि 545 वाइस चांसलर हैं और आरक्षण खत्म हो गया तो सारे ब्राह्मण वाइस चांसलर बन जाएंगे? बनेंगे सर? नहीं, सारे ब्राह्मण नहीं, जितने ब्राह्मण है सब बन जाएंगे। नहीं, सारे तो नहीं। फिर 545 है तो ब्राह्मण में भी 545 ही बनेंगे ना। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन का सवाल होता है, ये कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन तो पार्लियामेंट में भी चाहिए, विधानसभाओं में भी चाहिए। और अब तो ये नेता सब अगर मुद्दा नहीं उठाया कि सत्ता नहीं संसाधन में हिस्सेदारी और निजीकरण में जहां प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें भी हिस्सेदारी, अगली लड़ाई तो यही है, इसकी तैयारी हम करेंगे। अब या तो राष्ट्रीयकरण करो पूरा, अडानी अंबानी कैसे इतना पैसा कमा लिया,
नेशनलाइजेशन का मुद्दा फिर उठाएंगे। या तो नेशनलाइज करो और नहीं तो जितना प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी दो, यही लड़ाई आगे होना है बस। वो जो नेता जल्दी समझ लेगा वो बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसका इतिहास में नाम दर्ज होगा। उनका तर्क होगा हमने तो मेहनत से किया है, आप लोग तो काम ही नहीं करते। अच्छा, मेहनत से किया। बैंक में पैसा उनके कौन फूफा जी रख के गए थे? पब्लिक मनी, पब्लिक मनी या प्राइवेट प्रॉफिट प्राइवेट। सारी सरकार पब्लिक, आप ज़मीन लेते हैं, बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं, सब्सिडी लेते हैं, बैंक से सस्ते दर पर लोन लेते हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो सोशलाइज्ड है, सारा आ रहा है समाज से आ रहा है। ज़मीन लेते हैं सस्ते दर पे, अब प्रॉफिट होता है निजी, काम नहीं करते हैं। देख लीजिए, हम सरकारी घर में रहते हैं, देख लीजिए, काम तो हम ही लोग करते हैं, तुम तो खाली मुनाफा लेते हो, सीधी सी बात है। तो आप उनके बयान को मतलब जिस ढंग से बहस होनी चाहिए, और बहस होनी चाहिए कि नेताओं को अब मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो अगला देखिए सवाल हम दूसरी बात कर रहे हैं कि जो दलितों पे जो हिंसा हो रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, अगर ये सांसद और विधायक और मंत्री नहीं बोलेंगे ना तो अगली बारी उनकी